जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल दी कॉपी पेन में। तो पिछले वीडियो में आप लोगों ने कार्नवालिस के बारे में पढ़ लिया था, तो आज के वीडियो में हम लोग लॉर्ड वेलेज़ली के बारे में बात करेंगे, ठीक। और इसके संदर्भ में जितनी भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनकी चर्चा करेंगे और पेपर के दृष्टि से जो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट लगे उनको आप पढ़ लीजिए, बाकी हम खुद ही बताएंगे, ठीक। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं पहले पॉइंट से। तो वेलेज़ली के बारे में बात करें तो इसने सहायक संधि पद्धति की शुरुआत की, ठीक। कौन सी संधि? सहायक संधि। और ये पॉइंट यहाँ से क्या हो जाता है, इम्पोर्टेंट हो जाता है। और भारत में सहायक संधि का प्रयोग वेलेज़ली से पूर्व अगर हम बात करें तो वेलेज़ली के पहले किसने शुरू की थी, तो उसका नाम आता है डुप्ले का, ठीक। ये एक फ्रांसीसी गवर्नर था। तो सहायक संधि करने वाले राज्यों के नाम भी आपको ध्यान में रहने चाहिए। हैदराबाद, ठीक, जिसने 1798 ईस्वी में स्वीकार की ये सहायक संधि। मैसूर, ठीक, 1799 ईस्वी में। तंजौर, अक्टूबर 1799 ईस्वी। अवध 1801 ईस्वी। पेशवा, दिसंबर 1802। बरार एवं भोसले, दिसंबर 1803। सिंधिया 1804। एवं अन्य सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्यों की बात करें तो उसमें जोधपुर का नाम आता है, जयपुर का नाम आता है, मच्छेड़ी का नाम आता है, बूंदी तथा भरतपुर का नाम आता है। लेकिन अगर क्वेश्चन ऐसे बन जाए कि सहायक संधि को स्वीकार किसने नहीं किया था, तो इंदौर के होलकरों ने सहायक संधि को स्वीकार नहीं किया था, ठीक। किसने? इंदौर के होलकरों ने। ये पॉइंट आप याद करिएगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो टीपू सुल्तान चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध, ये कब हुआ था? 1799 ईस्वी में हुआ था, में मारा गया। तो टीपू सुल्तान किस युद्ध में मारा गया? तो जो अंग्रेज़ों और मैसूर का चौथा युद्ध हुआ था उसमें टीपू सुल्तान मारा गया था, ठीक। ये इतनी बात क्लियर हो गई। इसके बाद अगले पॉइंट की बात करते हैं। इसी ने 1800 में कलकत्ता में नागरिक सेवा में भर्ती किए गए युवकों को प्रशिक्षित करने के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की, ठीक। तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की, ये ध्यान में रखिएगा, जो 1854 तक अंग्रेज़ों को भारतीय भाषाओं की शिक्षा देने के लिए चलता रहा। अब नोट करके एक पॉइंट लिखा है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। 1806 ईस्वी में भारत भेजे जाने वाले प्रशासकीय अधिकारियों की शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए इंग्लैंड में हेलबरी एवं एक ईस्ट इंडिया कॉलेज खोला गया, जहां नवयुवक प्रशासकीय अधिकारियों को 2 वर्ष का प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की गई, ठीक। ये हो गई बात। और यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वो बंगाल का नवाब खुद को कहता था, ठीक। स्वयं को बंगाल का नवाब कहता था वेलेज़ली। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद लॉर्ड कॉर्नवालिस का 1805 ईस्वी, ठीक, दूसरा कार्यकाल शुरू हुआ, परंतु शीघ्र ही क्या हो गई, इसकी मृत्यु हो गई। तो 2-3 पॉइंट निकल के आते हैं इसके संदर्भ में, 2-3 पॉइंट निकल के आते हैं। उन्हीं 2-3 पॉइंटों को आपको ध्यान में रखना है। सहायक संधि की बात आती है, टीपू सुल्तान मारा गया चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई 1800 में। और बंगाल का शेर ये खुद को कहता था, कौन? लॉर्ड वेलेज़ली, ठीक। तो ये 2-3 पॉइंट निकल के आते हैं, इन्हीं को आप ध्यान में रखिएगा। इसके बाद अगले गवर्नर की बात करें तो जॉर्ज वॉरलो, ठीक। जॉर्ज वॉरलो कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस वेल्लोर में हुई सिपाही विद्रोह इसके काल की महत्वपूर्ण घटना है, ठीक। अब इसके बाद आपका लॉर्ड मिंटो है, लॉर्ड हेस्टिंग है, ठीक। तो ये भी लगे हाथ देख लेते हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, इनमें आपको ज़्यादा याद करने में मशक्क़त भी नहीं करनी पड़ेगी। तो लॉर्ड मिंटो की बात करें तो लॉर्ड मिंटो 1807 से 1813 का कार्यकाल है। और इसके कार्यकाल में रणजीत सिंह, ठीक, सिख धर्म से संबंधित है, एवं अंग्रेज़ों के बीच 25 अप्रैल 1809 को एक अमृतसर की संधि हुई, ठीक। और ये आप पीछे पढ़ भी चुके हैं। और मध्यस्थता कराने वाले कौन था? चार्ल्स मेटकॉफ। इसी के समय चार्टर एक्ट 1813 पास हुआ। अब चार्टर एक्ट 1813 पास हुआ, और जब आप पॉलिटी पढ़े होंगे तो उसमें आपको मिला होगा चार्टर एक्ट 1813, ठीक, जिसमें 2-3 बातें इंपॉर्टेंट कही गई थी कि चीन और चाय के साथ व्यापार को यथास्थिति मतलब उसकी बनाए रखेंगे, और भारतीयों की शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च की बात कही गई थी, और ईसाइयों को प्रचार एवं प्रसार करने की बात कही गई थी
अगर मैं सही हूँ तो यही बातें 1813 के चार्टर एक्ट में हुई थी। ठीक, तो ये इतनी बात हो गई है लॉर्ड मिंटो के संदर्भ में। अब लॉर्ड हेस्टिंग की भी बात कर लेते हैं। लॉर्ड हेस्टिंग, ठीक, डेट की बात करें तो 1813 से 1823 ये डेट हो गई जिसमें गवर्नर रहा। और इसी के समय में आंग्ल नेपाल युद्ध, अब अंग्रेज़ों का नेपाल के साथ भी युद्ध हुआ था 1814 से 16 ईस्वी में। इसमें नेपाल के अमर सिंह थापा को आत्मसमर्पण करना पड़ा था, सरेंडर करना पड़ा था। मार्च 1816 ईस्वी में अंग्रेज़ों एवं गोरखों के बीच संगोली की संधि के द्वारा आंग्ल नेपाल युद्ध का अंत हुआ। तो अगर एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चन बनाएगा भी तो एक अच्छा क्वेश्चन यही बनेगा कि ये जो आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था, ठीक, आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था, आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था, तो इसका अंत जो हुआ था वो किस संधि के द्वारा हुआ था। तो वो आपको याद रखनी है कि वो जो ना संगौली की संधि के द्वारा हुआ था। ठीक, अंग्रेज़ों और गोरखों के बीच संगोली की संधि के द्वारा आंग्ल नेपाल युद्ध का अंत हो गया था। और इसके समय में पिंडारियों का दमन कर दिया गया था। आपने वीर फिल्म देखी होगी, वहाँ पर इस शब्द को ज़रूर सुना होगा, पिंडारी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। पिंडारियों के प्रमुख नेताओं में वासिल मोहम्मद चीतू एवं करीम खां थे। इसने मराठों की शक्ति को अंतिम रूप से नष्ट कर दिया। इसने प्रेस पर लगे प्रतिबंध को समाप्त कर प्रेस के मार्गदर्शन के लिए नियम बनाए। तो ये पॉइंट आप अपने ध्यान में रख सकते हैं। इसके बाद लॉर्ड एमहर्स्ट की बात आती है। लॉर्ड एमहर्स्ट की बात करें तो इसके समय में क्या हुआ था, तो इसके समय में आंग्ल वर्मा युद्ध लड़ा गया और 1826 में वर्मा, ठीक, जिसका वर्तमान नाम म्यांमार है, एवं अंग्रेज़ों के बीच यानडूब की संधि हुई। तो यानडूब की संधि याद रखिएगा, वर्मा और अंग्रेज़ों के मध्य। और 1824 ईस्वी में बैरकपुर का सैन्य विद्रोह इसी के समय में हुआ था। किसके समय में? लॉर्ड एमहर्स्ट के समय में। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात आती है इस गवर्नर जनरल की, तो ये लॉर्ड विलियम बेंटिक, ये आपको ध्यान में रखना है। 1828 से 1835। तो 1803 ईस्वी में यह मद्रास का गवर्नर बनता है और इसी के समय में 1806 ईस्वी में माथे पर जाति चिन्ह न लगाने तथा कानों में बालियां न पहनने देने पर वेल्लोर के सैनिकों ने क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। और 1833 का भी एक चार्टर एक्ट आया था। तो उसी चार्टर एक्ट, इम्पॉर्टेंट चार्टर एक्ट है 1833 का जो चार्टर एक्ट है वो एक इम्पॉर्टेंट चार्टर एक्ट है, वो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और इसके तहत हुआ क्या था, तो 1833 के चार्टर एक्ट के तहत बंगाल के जो गवर्नर जनरल होते थे उनको भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। किस चार्टर एक्ट के तहत? 1833 के चार्टर एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को, ठीक, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और इस प्रकार भारत का गवर्नर जनरल पहला कौन हुआ? लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तो आप ध्यान में रखिए। और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग था। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल। राजा राम मोहन राय के सहयोग से बेंटिक ने 1829 में सती प्रथा को समाप्त कर दिया। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको तो आप ध्यान में रखिए कि किसके सहयोग से, तो राजा राम मोहन राय के सहयोग से 1829 में सती प्रथा को समाप्त कर दिया था बेंटिक ने। ठीक, और बेंटिक ने इस प्रथा के खिलाफ कानून बनाकर 1829 ईस्वी में धारा 17 के द्वारा विधवाओं से के सती होने को अवैध घोषित कर दिया था। अकबर और मराठा पेशवाओं ने भी सती प्रथा पर रोक लगाने का प्रयास किया था, तो इसका काम सराहनीय है। बेंटिक ने कर्नल स्लीमैन की सहायता से 1830 तक ठगी प्रथा को समाप्त कर दिया और ठग देवी काली की पूजा करते थे। ठीक, इसके बाद अगले पॉइंट की बात करें तो 1835 में बेंटिक ने कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना की। और नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो इसी के समय में मैकाले की अनुशंसा पर अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया। मैकाले द्वारा कानून का वर्गीकरण भी किया गया। ठीक, और अगला पॉइंट क्या है कि बेंटिक ने 1831 ईस्वी में मैसूर तथा 1834 में कुर्ग एवं मध्य कचेर को हड़प लिया था और इसने भारतीयों को उत्तरदायी पदों पर नियुक्त किया। इसके समय में भारतीयों को प्रदान किया गया उच्चतम पद कौन सा था? सदर अमीन का था। ठीक, जिसे 700 रुपये पर मंथ सैलरी भी मिलती थी। वो पद क्या था? सदर अमीन। अगले पॉइंट की बात करें तो इसके समय कंपनी के
कंपनी के जो 1833 का चार्टर एक्ट था ना, उसके द्वारा यह निश्चित किया गया कि धर्म, जाति, रंग अथवा जन्म के स्थान पर किसी व्यक्ति को कंपनी की सेवा में प्रवेश करने से नहीं रोका जाएगा। तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट एक और आप अपने ध्यान में रख लीजिए। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि इसने शिशु बालिका की हत्या पर भी प्रतिबंध लगा दिया। ठीक, और इसके बाद नेक्स्ट की बात करें तो चार्ल्स मेटकॉफ, ठीक, इसने अपने 1 वर्ष के कार्यकाल में प्रेस पर नियंत्रण हटा दिया, इसलिए इसे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। और यही पॉइंट इम्पॉर्टेंट है कि भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है, तो चार्ल्स मेटकॉफ को कहा जाता है। इसने भारतीय प्रेस पर जो नियंत्रण लगे थे उनको क्या किया, हटा दिया। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, लॉर्ड ऑकलैंड, ठीक, 1836 से 42। इसके समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना की बात करें तो प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध था 1839 से 42। 1839 में इसने कलकत्ता से दिल्ली तक ग्रैंड जो जीटी रोड ना, ग्रैंड ट्रंक रोड, उसकी क्या कराई थी, मरम्मत करवाई थी। तो ये पॉइंट आप याद कर सकते हैं, ऑकलैंड ने कराई थी कलकत्ता से दिल्ली तक ग्रैंड ट्रंक रोड का मरम्मत कराई थी। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो इसी के समय में भारतीय विद्यार्थियों को डॉक्टरी की शिक्षा हेतु विदेश जाने की अनुमति ब्रिटिश संसद ने प्रदान की। ठीक, ये बात हो गई। अब इसके बाद एलन बरो की बात करते हैं। तो एलन बरो ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक, एलन बरो ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, देख लेते हैं। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध समाप्त हुआ था इसी के समय में, और सिंध को अगस्त 1843 में पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। सिंध विजय के विषय में नेपियर का कथन है कि वह अफ़गानी तूफ़ान की पूंछ थी। तो ये आप याद कर सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स कि लॉर्ड एलन बरो के समय में क्या हुआ था, तो वो दास प्रथा का उन्मूलन ना इसी के समय में हुआ था। 1843 का एक्ट था और 1843 के एक्ट 5 के द्वारा। और आपकी छुट्टियों से रिलेटेड एक पॉइंट यहाँ पे आता है, उसको भी आप देख लीजिए कि रविवार की छुट्टी की शुरुआत 1843 में हुई थी। ठीक, अब छुट्टियाँ किसको नहीं पसंद होती, तो भाई उसकी शुरुआत किसने की थी, एलन बरो के समय में हुई थी। रविवार की छुट्टी, संडे को आप लोग मौज काटते हैं, लेकिन सब कोई नहीं काटता, पढ़ने वाले पढ़ते हैं, टाइम वेस्ट करने वाले टाइम वेस्ट करते हैं। तो फिलहाल वो अलग की बात है, यहाँ पे पढ़ रहे हैं तो पढ़ने पे ही कॉन्सेंट्रेट करेंगे। तो लॉर्ड एलन बरो के समय में दास प्रथा का उन्मूलन हुआ और रविवार की छुट्टी भी इसी के टाइम में हुई थी। तो ये कुछ बातें लॉर्ड एलन बरो के से संबंधित थी। अब हम लॉर्ड हॉर्डिंग की बात करते हैं। लॉर्ड हॉर्डिंग की बात करते हैं तो लॉर्ड हॉर्डिंग की पहले डेट देख लेते हैं, 1844 से 1848। और इसके काल की सबसे महत्वपूर्ण घटना की बात करें तो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, जिसमें अंग्रेज विजय हुए, और इसने नर बलि प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया। किसने लगाया, लॉर्ड हॉर्डिंग ने क्या किया, नर बलि प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया। अब डलहौजी की बात कर लेते हैं। डलहौजी, शायद डलहौजी, इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं, तो फिलहाल आज की वीडियो में हम यहीं तक रखेंगे। ठीक, आपने कई सारे गवर्नर जनरल, फिर जो भारत के गवर्नर जनरल हुए उनके बारे में जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट थे उनके बारे में पढ़ा। तो फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही है, और नेक्स्ट वीडियो में हम लॉर्ड डलहौजी के बारे में बात कर लेंगे। तो फिलहाल वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद।